गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आप लोगों का इमर्स अड्डा पे। तो वेस्टर्न आर्ट का जो हमारा आरपीएससी के सीरीज का वेस्ट चल रहा था, उसमें कौन सा चल रहा है टॉपिक हमारा? वेस्टर्न आर्ट। तो वेस्टर्न आर्ट में आज हम पढ़ेंगे 19वीं शताब्दी की कला और जो कुछ प्रमुख आंदोलन, कला आंदोलन हुए। क्या है? प्रमुख कला आंदोलन है उनको, और उसके साथ साथ कुछ जो फेमस कलाकार हैं। ये कला आंदोलन में भी कलाकार आएंगे और उनको एक समराइज करके छोटे से नोट के रूप में मैंने कलाकारों का एक बना रखा है, इसको देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आइए देखते हैं हम 19वीं शताब्दी की कला के बारे में। तो इसके बारे में पहले थोड़ी सी हम जानकारी देख लेते हैं। तो ये जो बारोक कला और रोकोको कला शैलियां थी, ये क्या थी? पुनरुत्थान कला की शैलियां थी। ये दोनों जो नवीन कला आंदोलन उभर के जो आए थे और कुछ प्राचीन जो कला थे इनकी ओर उन्मुक्त हुए। क्या है? जो कुछ नवीन कला आए और कुछ जो प्राचीन कला थे, उन दोनों को देख के और कुछ ने प्रकृति से प्रेरणा को स्रोत माना। क्या क्या? प्रकृति यानी डायरेक्ट जो ये प्रकृति क्या थे? ये प्रकृति के जो यथार्थवादी कलाकार थे, जिन्होंने डायरेक्ट अपने किसी भी चीज को देख के अपनी चित्रकृतियां बनाई थी। अब देख, कुछ कलाकारों ने दृश्यात्मक यथार्थवाद को माना, तो कुछ ने क्या? सामाजिक यथार्थवाद के पक्षधर थे। और भावों को व्यक्तिगत स्तर पर व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र कलाकारों की भी जगह मिलने लगी, यानी स्वतंत्र कलाकार भी उत्पन्न हुए। और सभी की जो प्रवृत्तियां थी वो क्या थी? आधुनिक कला की पृष्ठभूमि बनी, जो आधुनिक अभी की कला है। तो 19वीं शताब्दी में क्या है? तीन प्रमुख कलाएं हैं। कौन कौन सी? नवशास्त्रीवाद, स्वच्छंदवाद और यथार्थवाद। नवशास्त्रीवाद यानी कि नियोक्लासिसिज्म, स्वच्छंदवाद रोमांटिसिज्म, और ये क्या? यथार्थवाद यानी कि यथार्थवाद का मतलब रियलिज्म। क्या है? रियलिज्म। ये सबको मिला के क्या बनी? 19वीं शताब्दी की कला बनी। तो आइए देखते हैं नवशास्त्रीवाद। तो नवशास्त्रीवाद कब से? 1770 से 1830 तक, लगभग कितने? 60 साल के करीब चला। यह 18वीं शताब्दी में जो बारोक और रोकोको शैलियां थी, इनके विरोध से प्रारंभ हुआ। और इसमें क्या है? प्राचीन यूनान व रोम की सांस्कृतिक की जो शैलियां थी उनको देख के किया गया। सर्वप्रथम इसकी प्रवृत्ति की भावना का इंग्लैंड के भवन निर्माण कला में दृष्टिगत हुई। किसमें? जो भवन के निर्माण की कला थी, कहाँ पे? इंग्लैंड में सबसे पहले वहां पे ये दिखने को मिली। फिर ये जो नवशास्त्रीयतावाद है, ये इंग्लैंड, फ्रांस, रोम में उत्पन्न होकर समस्त यूरोप में फैल गया, पूरे के पूरे यूरोप में फैल गया। और बारोक व रोकोको कला शैलियों को अर्थहीन, संयमहीन प्रदर्शन वस्तु तथा पतित शैली माना जाने लगा। क्या है? अर्थहीन और संयमहीन वस्तु, ये वस्तु नहीं वास्तु, और पतितहीन शैली माना जाने लगा उनको। फिर जब 1860 ईस्वी के पश्चात चित्रकला में शास्त्रीयता का प्रभाव व्यापक रूप से आने लगा। कब से? 1760 के बाद, बहुत ही ज्यादा। और वीकलमैन, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वीकलमैन, इस कला के प्रेरणा स्रोत कौन थे? वीकलमैन। वीकलमैन की प्रेरणा से इसकी शुरुआत हुई, लेकिन इस शैली को पूर्ण रूप से विकास किसने किया? तो जॉक लुई डेविड। किसने? जॉक लुइस डेविड, जो कि 1748 से 1825 तक इनका कार्य रहा। तो इन्होंने कार्य किया। अब देखते हैं जॉक लुई डेविड के बारे में। तो जॉक लुई डेविड जो है, इन्होंने नेपोलियन के शासन के चित्रकला में क्रांति लाने का महत्वपूर्ण चित्रकार था। क्या? नेपोलियन के शासनकाल में चित्रकार। 1804 में नेपोलियन के राज्य चित्रकार के रूप में भी नियुक्त किया गया था। क्या? 1804 में नेपोलियन का राज्य चित्रकार था, यानी कि उसके राज्य में ये चित्रकार के रूप में था। इनके संयोजनों में सम्मुख मुद्राएं, सबल कर्ण, वर्णनात्मक, पुरुषोचित भाव, प्रत्यक्ष जीवन का अनुभव तथा खुले वातावरण वाले दृश्य चित्र की विशेषता परिलक्षित होती। सबसे ज्यादा क्या रहा इनका? प्रत्यक्ष जीवन का अनुभव और खुले वातावरण का दृश्य चित्र इनकी विशेषता थी। आकृति वेशभूषा में क्या है? रोमन व यूनान। क्या है? यूनान व रोम वस्त्रों की योजना थी। सामाजिक व राजनीति के दर्शन होते हैं। अब देखिए इनकी कला में क्या है? समाज व राजनीति, क्योंकि ये राज्य चित्रकार थे तो उसको भी
और उसके साथ साथ आम जनजीवन को भी इन्होंने बनाया था। इसकी शैली में 3 विरोधी समन्वय था। देखिए, पहला ग्रीको रोमन शास्त्रीयता, वेनिस से वर्ड योजना और प्रकाश का प्रयोग। ये क्या है? रंग योजना यानी वर्ड। रोम और ग्रीक से शास्त्रीयता, वेनिस से रंग और प्रकाश, और फिर ऐतिहासिक विषयों का अंकन। और फिर क्या है? ऐतिहासिक, यानी 3 मिले। कौन कौन से? जो शास्त्रीयता थी वो कहां से ली इन्होंने? ग्रीक और रोमन से। वेनिस से, जो कि वेनिस कब था? वेनिस ये प्राचीन यूनान की सभ्यता में हमने वेनिस को पढ़ा था। वेनिस, बेबीलोन, ये सब क्या थे? उस समय के, जब प्राचीन सभ्यताओं की कला पढ़ रहे थे उसमें। और यहां से इन्होंने रंग योजना और प्रकाश का प्रयोग देखा, और जो पृष्ठभूमि यानी कि विषय क्या थे, वो ऐतिहासिक विषयों को लेकर इन्होंने अंकन किया। फिर 1785 में रोम में बनाया गया होराथी। ये क्या है? होराथी का शपथ। होराची भी कई जगह आता है, कहीं होराटी आता है, यानी इसका क्या है? इंग्लिश में नाम है ये द ओथ ऑफ होराटिस। द ओथ ऑफ होराटिस सर्वाधिक महत्वपूर्ण फ्रेंच कलाकृति थी। क्या है? फ्रेंच कलाकृति। इनके प्रमुख चित्र हैं जैसे सोक्रेटिस, सुकरात की मृत्यु, शेबाइन्स पर बलात्कार, ब्रूट्स, ये क्या है? ब्रूट्स के पुत्रों का शवदान, मारा की मृत्यु, गेत की महिलाएं। ये क्या है? अब देखिए इनको कुछ इंग्लिश में भी, जैसे ओथ ऑफ होराटिस, द डेथ ऑफ मोरात, नेपोलियन क्रॉसिंग द एल्पस, और द डेथ ऑफ सोक्रेटिस। ये क्या है? इनकी फेमस चित्राकृतियां हैं। दूसरे इस काल के नवशास्त्रीयवाद के दूसरे फेमस थे जॉन अगस्टस डोमिनिक इंग्रे। क्या है? जॉन अगस्ते डोमिनिक इंग्रे। 1780 में जन्म हुआ और 1867 में इनकी मृत्यु हुई। ये डेविड के शिष्य थे। किसके? जॉक लुइस डेविड थे, उनके शिष्य थे। और डेविड की शैली में इन्होंने स्वच्छंदता का समन्वय किया और नई शैली का विकास किया। 1805 में इन्होंने रिवेरे परिवार के व्यक्ति चित्र बनाए, जो अपनी मधुर रेखाओं के लिए प्रसिद्ध हैं, बहुत ही कोमल और मधुर रेखांकन के लिए। फिर 1820 में फ्लोरेंस में लुई 13वें की प्रतिज्ञा, द ओथ ऑफ लुईस 13 नामक चित्र बनाए, जो बहुत प्रसिद्ध हुआ, और इनका नाम श्रेष्ठ चित्रकारों की श्रेणी में आ गया। किससे? इस चित्र की फेमस, यानी जो इतना फेमस हो गया कि ये प्रसिद्ध चित्रकारों में आने लगे। और जीवन यापन के लिए उन्हें क्या है? व्यक्ति चित्र यानी पोर्ट्रेट। क्या है? पोर्ट्रेट बनाए। इन्होंने श्रृंगार कथानक, श्रृंगार से जो होते हैं मादक एवं अनावृत सुंदरियों के बहुत से चित्र बनाए। अनावृत्ताओं के ये चित्र यूनानी प्रतिमाओं से प्रभावित थे। क्या है? यूनानी प्रतिमा। और व्यक्ति चित्र में चरित्र चित्रण। क्या है? चरित्र चित्रण पर विशेष ध्यान नहीं दिया, जिससे चित्र भाव विहीन हो गए, यानी चरित्र को न करके उन्होंने भाव विहीन चित्र हो गए, जिसके वजह से रंगों के बल तथा वर्ण वैभव पर विशेष ध्यान दिया। कलर, जो वर्ड योजना पे इन्होंने क्या किया? विशेष ध्यान दिया। और अमूर्त कला में कुछ प्रयोग किए। क्या किए? अमूर्त कला में। और उस समय अमूर्त कला का तात्पर्य रेखाओं, आकृतियों एवं रंगों के बलों को लयबद्ध करना था। चित्र में क्या है? उद्यम तुर्की हमाम खाना और लुई बर्थ का व्यक्ति चित्र। क्या है? लुई बर्थ का व्यक्ति चित्र। और एक और कौन सा था? लुई 13वें की प्रतिज्ञा। फिर आ गया हमारा स्वच्छंदवाद यानी रोमांटिसिज्म। ये 1800 से 1890 तक चला। 1800 ईस्वी से 1890 ईस्वी तक। बदवर्ड्स के अनुसार रोमांस का तात्पर्य वस्तुओं में नए अर्थ भरना। कॉलरिज के लिए अनजान तथा रहस्यमय वस्तुओं की खोज करना। शैली के लिए स्वप्नलोक। कीट्स के लिए, देखिए कीट्स के लिए क्या? सौंदर्य की आराधना। ये क्या? अलग अलग लोगों ने, यानी बटवर्थ ने रोमांस का यहां तक की बोला, कॉलरिज ने अनजान एवं रहस्यमयी वस्तुओं की खोज, शैली ने क्या कहा? इन्होंने स्वप्नलोक कहा, और कीट्स ने कहा सौंदर्य की आराधना ही स्वच्छंदवाद है। और वस्तुतः जो स्वच्छंदवादी प्रवृत्ति के प्रत्येक युग में मिलते हैं, हमेशा स्वच्छंदवादी यानी कि
जो रोमांटिसिज्म है इसको हमेशा देखा गया है। किसी कलापूर्ण रचना में सौंदर्य की आकांक्षा एक महत्वपूर्ण तत्व है और सौंदर्य के अद्भुत संयोग से रूमानी प्रवृत्ति का उद्भव होता है। ठीक है, अब देखिए, जिज्ञासा व सौंदर्य प्रेम स्वच्छंदतावाद के दो मूल तत्व हैं। स्वच्छंदतावाद के दो मूल तत्व कौन कौन से हैं? तो जिज्ञासा और सौंदर्य प्रेम। क्या? जिज्ञासा और सौंदर्य। और इन्हीं तत्वों के लिए जो स्वच्छंदतावादी कलाकार थे मध्य युग का आश्रय लिया, जिसमें अद्भुत अक्षय भंडार है। अब इन कलाकारों ने अंतः प्रेरणा व विचारों से मुक्त रखना चाहा। इसी कारण से इनकी जो बाह्य अनुभूति थी अपेक्षाकृत आंतरिक अनुभूति से कलाकार ने अपना ध्यान केंद्रित किया। बाह्य अनुभूति की अपेक्षा आंतरिक अनुभूति। फिर स्वच्छंदतावादी जो कृति की मूल तथा स्वतंत्रता में लालसा व बंधनों का त्याग इस धारा का आकर्षण था। और नव शास्त्रीयवाद की अतिशय तर्क कठोर प्राचीन अनुसरण तथा आदर्शवादिता का विरोध में स्वच्छंदतावादी कला प्रारंभ हुई। यानी कि देखिए, नव शास्त्रीयवाद था उसमें क्या क्या देखा हमने? तीन प्रमुख थे। उन्होंने तीनों, एक तो वेनिस से वर्ग योजना लिया, इतिहास यानी पुरातन जो इतिहास थे उनसे विषय लिया, और रोम और यूनानी जो कला थी वहां से इन्होंने वो लिया था प्रेरणा। यानी पुरातन जो भी थे उनसे उन्होंने कला से प्रेरणा लिया। और उनके विरोध में क्या शुरू हुआ? स्वच्छंदवादी कला आंदोलन। किस लिए? क्योंकि जो उनके तर्क जो कठोर और प्राचीन अनुसरण थे उनको तोड़ने के लिए। और इस प्रक्रिया में कलाकार ने कला के द्वारा अपने स्वप्न साकार करने का प्रयास किया। अब देखिए, जिसमें वेनिस के कलाकार अग्रणी थे, क्योंकि वेनिस मेन गढ़ था उसका। और यहाँ के कलाकारों ने रंगों के भावात्मक पहलू, रूबेन्स की कला तथा रिलीफ चित्रों के सिद्धांतों का समन्वय करके एक नवीन शैली को जन्म दिया, और जिसके प्रयोगकर्ता थे ग्रॉस, क्या है ये? बोस्नी ग है, ये क्या है? गॉस और जेरिकाल्ट। जेरिकाल्ट व देलाक्रा, देखे, जेरिकाल्ट व देलाक्रा ये ऐसे थे जो ब्रिटिश दृश्य चित्रण को जोड़ा और स्वच्छंदतावाद की धारा को वेग। यानी मेन कौन कौन से थे इसमें? जेरिकाल्ट, थियोडोर जेरिकाल्ट और देलाक्रा। अब देखिए, थियोडोर जेरिकाल्ट को देखते हैं। ये 1791 से 1824 तक इनका रहा। ये फ्रेंच स्वच्छंदवाद के अग्रदूत कहा जाता है। कौन? थियोडोर जेरिकाल्ट। ये सी से शुरू है, इसको जेरिकाल्ट या कई जगह सेरिकाल्ट भी आता है। क्या आता है? सेरिकाल्ट भी नाम लिख के आ जाता है। तो जो वेस्टर्न आर्ट के हैं उनके नाम ज्यादातर अगर आप, और उनकी जो कृतियां हैं उसको अगर अंग्रेजी में आप रखें तो ज्यादा बेहतर होगा आपको याद करने के लिए और एक्यूरेसी के लिए। नहीं तो कई जगह आप कंफ्यूज हो जाएंगे, कहीं जेरिकॉल्ड सेरिकॉल्ड दे दिए तो आप इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। ये जैसे अगर दिलाक्रा है तो ये अलग अलग नाम क्या है, इसके प्रोनाउंसिएशन अलग अलग तरीके से किया जा सकता है। इनके जो चित्रों में आकार गतिशीलता और वास्तविकता के लिए आकारों में यथार्थवाद के साथ साथ प्रकृति का भी समावेश है। प्रारंभिक कृति यानी सबसे प्रारंभ में इनकी कृति क्या थी? ऑफिसर्स ऑफ द इंपीरियल गार्ड। क्या है? ऑफिसर्स ऑफ द इंपीरियल गार्ड। और नवीन प्रयोग किए इन्होंने, और फिर वर्ग खींचकर चित्रांकन नहीं किया, वरना सामने मॉडल बिठाकर। अब देखिए, इन्होंने क्या है, सामने मॉडल किसी चीज को करते थे तो वो अपने सामने उस चीज का मॉडल रख के फिर उसको चित्रांकित, यानी उसको रंगीन रेखांकन से उदयासार पर चित्रण किया करते थे। मानवाकृतियां क्या थी? यूनानी आदर्श के अनुसार न बनाकर अत्यंत गतिपूर्ण बनाई, जिस पर रूबेन्स का प्रभाव, पीटर पॉल रूबेन्स जो कि चित्रकार थे, पीटर पॉल रूबेन्स, उनका प्रभाव था। जेरिकॉल्ट ने परंपरा की परवाह किए बिना स्वतंत्र तरीके से संयोजन का साहसिक तुली का संचालन किया और प्रकृति के साथ आकृतियों में समन्वय करके नव शास्त्रीयतावाद की परंपरा का खंडन किया।
अब देखिए 1819 में एक तत्कालीन दुर्घटना हुई जो राफ्ट ऑफ मेडुसा के नाम से, राफ्ट ऑफ द मेडुसा यानी मेडुसा का बेड़ा, उसकी क्या है, उस घटना पे इन्होंने एक चित्र बनाया, उसका नाम क्या दिया, मेदुसा का बेड़ा यानी द राफ्ट ऑफ द मेदुसा। प्रत्यक्ष चित्रण करने के लिए जिलकॉल्ट शेष यात्रियों, जो इससे जो बचे थे, जो इस बेड़े से जो जितने ही बचे, उन का क्या है, प्रत्यक्ष निरीक्षण किया, रुग्णालयों में जाके मृत्यु शैया पर पड़े यात्रियों को देखा तथा पागल खाने जाकर भी रेखा चित्र बनाए, जिसमें पागल हत्यारा सबसे प्रसिद्ध है। क्या है, पागल हत्यारा। अब देखिए बेड़ों के यात्रियों के भावपूर्ण चित्रण, दयनीय वातावरण, मानवाकृतियों में उबड़ खाबड़ सा क्या किया, चित्रण द्वारा उनके दुखद अवस्था को जीवंत चित्रण किया इन्होंने, जिनके कारण वह नवशास्त्रीयतावाद परंपरा पृथक है और स्वच्छंदवाद का प्रथम चित्र माना जाता है। क्या है, प्रथम चित्र कौन सा, मेडुसा का बेड़ा, जो कि इससे जो यात्री थे उनका भावपूर्ण चित्र किया। फिर घोड़े और जानवरों के भी चित्र बनाए इन्होंने। बाल्यकाल से ही घोड़े बहुत पसंद थे और इनकी मृत्यु भी क्या हुई, घुड़सवारी करते थे, घुड़सवारी कर रहे थे, उसी समय मृत्यु हो गई वहीं से गिर के। फिर 1718 ईस्वी में इन्होंने राइडरलेस, देखिए राइडरलेस रेसेज एट रोम, क्या है, राइडरलेस रेस एट रोम नामक एक कृति बनाई, जिसमें घोड़ों की गतिशीलता और प्रभावशीलता को दिखाया। घोड़ों के अधिकांश चित्र इन्होंने लिथोग्राफी की तकनीकी से किया। इन्होंने लंदन की गलियों के भी चित्र बनाए हैं। कुछ चित्र हैं जैसे द चार्जिंग चेसियर, हेरोइक लैंडस्केप विद फिशरमैन, क्या है, हेरोइक लैंडस्केप विद फिशरमैन। फिर आ गए यूगेन देलाक्रा। यूगेन देलाक्रा 1798 से 1863 स्वच्छंदवादी कला के श्रेष्ठ कलाकार थे। इन्होंने आधुनिक कला की कड़ी के रूप में ऐतिहासिक कलाकार बनाए थे। किसको, यूगेन देलाक्रा को। इनकी चित्रण होली पर प्रत्येक स्तर, देखिए इनके चित्र क्या है, होली का प्रत्येक स्तर शास्त्रीय, स्वच्छंदवादी, विवाद व समन्वय से ओतप्रोत है। कौन सा, ये। फिर स्वयं को शास्त्रीय योगीन कला का सच्चा अनुयायी मानते थे, किंतु प्राचीन क्या है, कला का अंधा अनुकरण का भी, यानी कि आंख मूंद के उसका अनुकरण नहीं करना है। प्राचीन के अनुयायी थे लेकिन आंख मूंद के नहीं किया उन्होंने, उनको क्या किया, उसमें अपनी जो व्यू है उसको डाला। फिर इनकी कला में एक विरोधात्मक दृष्टिगत होता है, फिर भी इनकी कला अन्य स्वच्छंदवादी कलाकारों से के लिए आदर्श थी। चित्रों में इन्होंने पुराण कथाओं, कल्पना, समकालीन कलाओं एवं दृश्यों को विषय बनाया, जिसमें मानवीय वेदना का चित्रण सबसे अधिक है। फिर 1832 में ये उत्तरी अफ्रीका विषय पर अरब व यहूदी जीवन, स्थानीय पशु आदि थे, जिनमें भावपूर्ण सृजन, साहसिक मानवों के जीवन का मूल तत्व की खोज की। रंगों के द्वारा इन्होंने, देखिए रंगों के द्वारा प्रकाश का क्षणिक स्थितियों एवं व्यवस्था का छाया वाले भागों में हरे, जामुनी, नीले तथा चमकदार झिलमिट से प्रकाशमान दिखाया है, और यह सिद्ध करने के लिए कि रंग चित्रकला की आत्मा है। यह सिद्ध करने का हमेशा इन्होंने प्रयास किया कि रंग ही क्या है, चित्रकला की आत्मा। इनके कुछ फेमस चित्र हैं जैसे यमलोक में दाते व वर्जिन, रूबेंस का फिर से जन्म, कियोस का मानव रसंहार, देखिए सारडाना, देखिए सरडाना पालुस की मृत्यु, मोरक्को के वृत्तपाश, लिबर्टी लीडिंग द पीपल, क्या, लिबर्टी लीडिंग द पीपल, द कॉम्बैट ऑफ जियोर, क्या, जियोर एंड हसन, और वुमन विद पैरट। ये क्या है, इनके बहुत फेमस, इसमें कई बार आया हुआ है ये, कियोस की मानव संहार और वुमन विद पैरट, वुमन विद पैरट और कियोस का मानव संहार, ये क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और फेमस है। फिर तीसरा था इस समय का हमारा कौन सा, कला आंदोलन 19वीं शताब्दी का, यथार्थवाद, रियलिज्म, जो कि 1850 से 1900 तक चला।
कि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में फ्रांस में तीव्रता से परिवर्तित होते हुई परिस्थितियों के कारण यथार्थवादी दृष्टिकोण विकसित हो। अच्छा, यथार्थवादी के बाद हम इसी में देखेंगे इसका एक रूप था बारबीजन, उसको भी हम आगे पढ़ेंगे। बारबीजा के जो कलाकार थे, तो कलाकार अपनी स्वाभाविक रुचियों के अनुसार जो निजी विचारों को लेकर भावाव्यक्ति करने लगे, यानी भाव को अभिव्यक्त करने लगे। फिर प्रवृत्ति क्या स्वच्छंदवादी कला आंदोलन से ही उत्पन्न हुई थी। अब कलाकारों ने शास्त्रीय व ऐतिहासिक विषयों को छोड़ के समकालीन जीवन का चित्रण करने लगे थे। प्रकृति का प्रत्यक्ष चित्रण करने वाले कलाकार आ गए, जिनको चार्ल्स दौबिन्नी चार्ल्स दौबिन्नी मिले तथा कोरो प्रमुख थे, जिनमें क्या है, चार्ल्स दौबिन्नी मिले तथा कोरो प्रमुख थे। जो कौन थे? कैमिल कोरो, मिले। अब पेरिस के निकट देखे बारबीजा, ये क्या है, बारथीजा नहीं, बारबीजा नामक एक गांव में जाकर चित्रण करते थे, जो रियल, और ये इसलिए इनको क्या बारबीजा चित्रकार के रूप में भी कहलाए। दूसरे अर्थ में नैसर्गिक रूप का महत्वपूर्ण था। नैसर्गिक रूप का जो भी दिख रहा है। कुछ यथार्थवादी कलाकारों ने पारिवारिक जीवन के प्रसंगों, जैसे पिकनिक पे जाना, जो गए, घरेलू खेल, उत्सव, त्योहार आदि तथा उत्फुल्ल दृश्यों को चित्रित किया। कलाकार अपना व समाज का संबंध महत्वपूर्ण मानने लगे, यानी समाज से संबंध को। शास्त्रीय विषयों व नियमों की अवहेलना करके कलाकारों ने यही चित्रित किया जो जिस रूप में उन्हें चारों ओर था, यानी जो उन्होंने देखा उसी को किया। बाकी किसी विषय को उन्होंने अपने चित्रकला में नहीं उतारा। उन्होंने न तो सुंदर बनाने का प्रयास किया, न ही कुरूप। वह जैसा था उसे ही, यानी जो दिख गया जैसा है वैसा ही, उसमें किसी भी प्रकार का कोई कॉस्मेटिक्स यानी कोई सौंदर्य यूज करने का प्रयोग नहीं किया। अब इसके प्रमुख चित्रकार में है ऑनोर दोमियो। क्या है? ऑनोर दोमियो। मानव की कमजोरियां, व्यवस्था और अहंकार का व्यंग्यपूर्ण चित्र किया। इन्होंने कला जीवन क्या है, व्यंग्य चित्रकार के रूप में प्रारंभ किया। इसके पश्चात 40 वर्षों के कार्यकाल में लगभग 4000 व्यंग्य रेखा चित्र व ऑयल तेल चित्र बनाए थे। ये सब कृतियां क्या है, यथार्थवादी कला की श्रेष्ठ उदाहरण है। अब दोमिये की कला तत्कालीन परिस्थितियों का दर्पण है। क्या है? दर्पण। और इनके द्वारा चित्रित आकृतियां गरीब, धनी, वकील, डॉक्टर, न्यायाधीश, व्यापारी, भिखारी, चोर, यानी हर एक तरीके से आम मानव को उन्होंने दिखाया। उन्होंने कला की कोई विविध शिक्षा नहीं ली थी, कोई नहीं ली, और केवल निरीक्षण द्वारा मानव शरीर रचना, पोशाक, बाह्य एवं घरेलू वातावरण की बारीकियों में सूक्ष्म चित्र अर्जन किया, आश्चर्यजनक चित्रण किया। दोमियर क्या है? दोमियर यथार्थवादी चित्रकार के रूप में प्रसिद्ध है, किंतु उनकी कला में इतने विविध गुण हैं कि वो किसी वाद में सीमांकित करना, यानी कि ऐसा नहीं है कि वो केवल एक वाद में सिमट के रह गए। उन्होंने बहुत ही विविधता, यानी कि अनेक चित्र बनाए। अब चित्र में देखिए, इनकी सबसे फेमस है शैलियों की लड़ाई, व्यंग्य चित्र है। न्यायालय बनाया, न्यायालय में न्यायाधीश, वकील, सबको बनाया। रेल का डिब्बा, रंगमंच का दृश्यन, तथा क्विकजोट की कहानी, भिखारी धोबिन, सौंदर्य की देवी, वीनस कन्या का चित्रण। इसके अलावा और है जैसे गारगांटिया, जो कि लिथोग्राफ में था। द मिली हिज एंड सन, देखिए, द मिली हिज सन एंड डंकी, क्रिस्पिन एंड स्कॉर्पियन, तीसरी श्रेणी का डब्बा, बहुत फेमस है। द थर्ड, इसका इंग्लिश में द थर्ड क्लास कैरिज, टू लेयर, क्या है, टू लॉयर है। ये वाशिंगटन डीसी के संग्रहालय में रखा हुआ है। अब देखिए ये क्या है, द सीन फ्रॉम कॉमेडी, रेटा पॉयल, जो ब्रॉन्ज में इन्होंने बनाया। कपुल सिंगिंग, द चेस प्लेयर, ये कई बार आया है। द चेस प्लेयर किसकी है? तो ऑनर दोमी की। किसके? ऑनर दोमी। द चेस प्लेयर कई बार आया है। थर्ड क्लास कैरिज, मदर एंड चाइल्ड, फ्रीडम ऑफ प्रेस,
ये लिथोग्राफ में है। फिर पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, लॉयर एंड लिटिगेंट्स, द ट्रेन ऑफ प्लेजर। क्या है? द ट्रेन ऑफ प्लेजर, इनकी फेमस कृतियां हैं। नेक्स्ट है गुस्ताव कुर्बे। तो गुस्ताव कुर्बे क्या है? सबसे प्रमुख स्थान मिला इनको इसमें, और इन्होंने प्रारंभ में दैनिक जीवन, अनावृत्ति, स्थिर जीवन तथा समुद्र एवं प्राकृतिक दृश्यों का चित्रण किया। अब देखिए, ये आदर्शवादी, शास्त्रीयतावाद और स्वच्छंदवाद के विरोधी थे। इन्होंने कहा था कि मुझे देवता दिखाओ, मैं उसका भी चित्र खींच लूंगा, लेकिन जो दिखेगा उसी का, जो नहीं दिख रहा है वो नहीं। ये केवल यथार्थवाद को ही एक जन आंदोलन मान समझते थे। श्रमिकों एवं कृषकों का चित्रण सर्वश्रेष्ठ विषय था इनका। और ये दृश्य क्या है? दृश्य में काट छांट करना अनुचित समझ, कोई भी दृश्य चित्र है उसमें कोई काट छांट नहीं करते, उसे अनुचित समझते थे। 1849 ईस्वी में स्वर्ण पदक भी प्राप्त किया था इन्होंने। अब देखिए, शैली की कटु आलोचना, इनकी जो शैली थी उसकी बहुत आलोचना होती थी। और 1855 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी में इनके जो प्रमुख चित्र थे उनको अस्वीकृत कर दिया गया, यानी कि इनको उस प्रदर्शनी में इनके चित्रों को लगाने की अनुमति नहीं मिली। तो इन्होंने क्या किया, इसके समांतर ही अपने 40 चित्रों व 4 रेखा चित्र की प्रदर्शनी लगा दी, वहीं पे बगल में बैठ गए। और यहीं से कलाकारों द्वारा व्यक्तिगत प्रदर्शनी का आयोजन शुरू हो गया। क्या है? व्यक्तिगत यानी निजी। और इस प्रदर्शनी से अपने पुराने चित्र, ओर्नो का दफन संस्कार, द फुनेर क्या है? फुनेरल ऑफ ओर्नो के साथ एक नया विशाल चित्र, क्या था? चित्रकार की कार्यशाला, द पेंटर्स स्टूडियो, क्या है? द पेंटर्स स्टूडियो प्रदर्शित किया। फिर ओर्नो का जो दफन संस्कार है, यथार्थवादी कला के प्रारंभिक चित्रों में से एक महत्वपूर्ण चित्र है, जिसमें मानवाकृतियां और उनकी गतिविधियों एवं समीपवर्ती वातावरण में कहीं भी अनैसर्गिकता, क्या है? अनैसर्गिकता यानी कहीं भी कृत्रिम रूप से नहीं दिखाया गया है। इस चित्र के लिए कुर्बे गर्व से कहते थे कि मैंने इस चित्र के साथ ही स्वच्छंदतावाद को भी दफन किया। फिर जड़तावाद को प्रोत्साहन मिलता भी दृष्टिगत होता है इनके चित्रों में। अब देखिए, मंत्रगृह, खान व कारखाने, इनके भी इन्होंने इनके अनुसार चित्रण के विषय थे। इनकी कला में यथार्थवाद, घनवाद, रचनावाद, विशुद्धवाद आदि आधुनिक कलावादों के बीच, यानी क्या है, सबके इन्होंने भी किए। चित्र क्या है? स्नान मग्न युवती, द बाथर्स, बहुत फेमस है। तोता व तरुणी, हिराशिए का प्रण। फिर चित्र का चित्रकार की कार्यशाला, नमस्ते कुर्बे महोदय, ये क्या है? द पेंटर्स स्टूडियो, ये क्या है? अब देखिए, कला में शैलियां नहीं होती, वह केवल कलाकार होता है, इनकी कथनी। इन्होंने क्या कहा? कला में कोई भी शैली नहीं होती, केवल कलाकार होता है वहां पे। देखिए, और भी कुछ चित्र हैं, जैसे द स्टोन ब्रेकर्स, अ बुरियल ऑफ ओनो, क्या है? द फिनेरल वाला जो चित्र था, ओर्नो का दफन संस्कार। द ओरिजिन ऑफ द वर्ड, यंग बाथर्स, क्या है? यंग बाथर्स यानी स्नानमग्न युवतियां। फिर बार बीजा कलाकारों के बारे में देखते हैं, जो कि यथार्थवाद से ही थे। इनमें भी कई अलग अलग कलाकार हैं। जैसे ये पेरिस के निकट क्या है, कोतेनब्लो वन की सीमा पर क्या है, एक जंगल है, वहां पे एक बरबीजा नामक गांव है। निष्गम्य यानी बहुत ही कठिन से वहां पहुंचा जा सकता है। इस गांव के नाम इस क्या है, इस गांव के नाम से लोगों ने इन चित्रकारों को बरबीजा चित्रकार कहा। बरबीजा कलाकार यथार्थवाद के जीवन चित्रकारी का प्रयोग करते थे। जैसे अपने नए चित्रकारों को कहते, यदि तुम गोबर का चित्र बनाना है तो प्रत्यक्ष देखकर करो, यानी कि गोबर का चित्र बनाना है तो गोबर को देखो, फिर वहीं पे चित्रण करो, यानी जिस चित्र का बनाना है उसको देखो और वहीं पे चित्रण करो। पहले यथार्थवाद में ऐतिहासिक कथा पुराण, काल्पनिक विषय, राजा सत्ता को छोड़कर सामाजिक की चित्रकारी करते थे, और वहीं प्रकृति एवं जीवंत घटनाओं की चित्रकारी बारबीजा ग्रुप में। इसके चित्रकार हैं जैसे ओदर रूसो,
ये बारबीजा ग्रुप के रूसो सबसे उत्साही थे। इनके चित्रों में मैदान, खेत, सृष्टि हर विषयों को सर्वोत्तम माना। सार्स दोबिन्पी ने क्या किया, प्रकृति को कवि के दृष्टि से देखा एवं वैसे ही काव्यात्मक चित्र किए, जबकि रूसो ने क्या किया, प्रत्येक वस्तु को बारीकी से निरीक्षण करके समुचित आकार को ठोस एवं नैसर्गिक आकार दिया। जबकि दाविन्यो ने क्या किया, प्रकृति की अवस्था व प्रकाश के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए प्रकृति के अंगों का काव्यपूर्ण चित्रण किया था। फिर ज्या फ्रांसवा मिले बारबीजा ग्रुप के अपवाद चित्रकार। इन्होंने केवल बारबीजा ग्रुप के साथ रहकर चित्रकारी की। इनके चित्र बारबीजा ग्रुप में 9 के बराबर, यानी कि केवल इसी में क्या अभी बहुत कम है, जिसमें इडिपस, पछोरपे वाला आदमी, कुदाली वाला आदमी और खान मजदूर क्या है, ये सभी इनके क्या है, चित्र हैं। फिर कैमियो कोरो लिखा, लेकिन कैमिल कोरो, इन्होंने स्वयं को प्रकृति चित्र तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि व्यक्ति चित्र एवं कल्पना चित्र भी किए। कोरो के बहुत कोमल स्वभाव के थे। ये अविवाहित रहे और कोरो की कला में हम शुद्ध शैली व घनवाद के बीच की अवस्था मान सकते हैं। इनके चित्र हैं एम ऑरी का मकान व कारखाना, फेनिस का बगीचा, रोशनी का गिरजाघर, मोर्तिफातेन की स्मृति और व्यक्ति चित्र में खंडित पठार, मोती पहने हुए स्त्री। देखिए, द ब्रिज एट नॉर्नी, ये क्या है, अनुचित है। मॉन्क रीडिंग बुक्स, मॉर्निंग इन वेनिस, वुमन रीडिंग बुक, स्ट्रॉमी वेटर और सेंट सेबेस्टाइन, ये क्या है, इनके प्रमुख चित्र हैं कैमिल कोरो के। ये बाबा कोरो के नाम से भी प्रसिद्ध थे। इसके बाद आगे आपका ये अति यथार्थवाद। तो अति यथार्थवाद का विकास फ्रेंच लेखक और कवि आद्रे ब्रेनो, क्या थे, आद्रे ब्रेनो को है। 1924 में आद्रे ब्रेनो ने अति यथार्थवाद के प्रथम घोषणा पत्र प्रकाशित किया। इसके चित्रकार कौन थे, प्रमुख साल्वाडोर डाली, बहुत ही फेमस। तो साल्वाडोर डाली जो थे, ये अति यथार्थवाद के चित्रकारी को उन्होंने जन्म दिया स्पेन में। वो अवचेतना के पीछे छिपे यथार्थ का असर का कारण था। फ्रायड के लेखन का असर, यानी फ्रायड से ही स्वप्न की कल्पना तरंगों की कलात्मक महत्व मिलता है, यानी फ्रायड ने ही स्वप्न की कल्पना दी थी। तो इनके ये चित्रकार के साथ साथ मूर्तिकार एवं फिल्म निर्माता भी थे। कौन, साल्वाडोर डाली। इनका चित्र क्या है, जलता हुआ जिराफ, बहुत फेमस है। गृह युद्ध की पूर्व सूचना, ईसा का कोषारोपण, पॉटिन, द परसिस्टेंट ऑफ मेमोरी, ये क्या है, इनकी बहुत फेमस कृति है। और परसिस्टेंस ऑफ द प्लेयर, द रेनबो, द बास्केट ऑफ ब्रेड, द न्यूमेरिकल काउंसिल, द परसिस्टेंट ऑफ मेमोरी, क्राइस्ट ऑफ सेंट जॉन ऑफ द क्रॉस और कोरस हाइपरक्यूब्स, द बास्केट ऑफ ब्रेड और द रेनबो, इनकी क्या है, फेमस कृतियां हैं। अब आ गया अपना प्रभाववाद, इम्प्रेशनिज्म। तो क्या है, इम्प्रेशनिज्म में प्रभाववाद की शुरुआत 1863 से माना जाता है, जो कि यथार्थवाद के नियमों के विपरीत था। जैसे प्रभाव के विषयों में कार्य सौंदर्यानुभूति को जागृत करना माना है। प्रभाववाद के वातावरण के प्रभाव के साथ रंगों की नैसर्गिक सौंदर्य का विचार, यानी कि प्रकाश का जो और ये वातावरण है उसका प्रभाव और कुछ अपना भी जान डालना। और ये आधुनिक कला की देन है। क्या है, आधुनिक कला की देन। प्रभाववाद के कारण चित्रकार अपनी स्वतंत्र विचारों के क्या आदान प्रदान, प्रभाववादी कलाकार तथा वैज्ञानिक अध्ययन करके परंपरागत अंकन पद्धतियों में क्रांतिकारी परिवर्तन किए और आधुनिक कला की अंक पद्धतियों की नींव डाली।
एवं कलाकारों का विषय क्या था इस समय का, तो विषय के प्रति क्या दृष्टिकोण का नया विचार प्रदान किया। इनमें मुख्य कौन से थे, माने, मोने, पिसारो, देगा, रेनवर, दलुज लोनेक, विस्लर, फिर क्या सर्किट लिबरमैन, स्लेवोट एंड प्रेंडरगास्ट थे। इनके क्या है प्रमुख कलाकार थे। और सबसे इसके जो फेमस हुआ क्या है, माने मोने। ये दोनों अलग हैं, एडवर्ड माने और मोने अलग है। तो देखिए एडवर्ड माने, तो एडवर्ड माने का जन्म क्या हुआ, 1832 में हुआ। इनके पिता न्यायाधीश थे। प्रारंभ से ही माने क्या है यथार्थवादी चित्रशालाओं के वातावरण से परेशान थे। माने का विषय का महत्व कम करके अंकन शैली पर अधिक ध्यान दिया और अपनाने की प्रेरणा छाया चित्रण से मिली। माने के जो अंकन पद्धति में हल्के रंग वो बाद में गहरे रंग छोटे क्षेत्रों के ऊपर लगाए थे। इनका जो सबसे फेमस चित्र क्या कौन सा है, तृण पर भोजन, लंच ऑन दी ग्रास, लंच ऑन दी ग्रास हिंदी में। फिर स्पेनिश गिटारवाद, माता पिता, ओलंपिया, क्या है ओलंपिया, विवान, विनाश, एबिसत, पीने वाला, अच्छी बियर, नाव की सवारी, फोर्लिस बर्जेस का मदिरा गृह, क्या है फोर्लिस बर्जेस का यानी बार ऑफ फोर्लिस बर्जेस, यंग फ्लूटिस्ट, क्या है यंग फ्लूटिस्ट, ये क्या है इनके फेमस चित्राकृतियां हैं। फिर क्लॉद मोने, एडवर्ड माने, क्लॉद मोने। इनके पिता क्या है चंसारी थे, इनके पिता का नाम चंसारी था। और 16 साल में व्यंग चित्रकारी। मोने एक ही स्थान से लेकर ऋतु एवं समय परिवर्तन के दृश्य चित्र बनाए। 16 साल में ही इन्होंने व्यंग चित्रकारी की और एक ही स्थान को लेकर इन्होंने ऋतु और समय परिवर्तन के दृश्य चित्र बनाए हैं। इनके विषय क्या थे, इनके विषय में चिनार वृक्ष, सूखी घास के ढेर, रुओं का गिरजा, ये बहुत फेमस थे। मोने खुद अपने को और 1937 में टेम्स नदी के 37 चित्र बनाए, जिसमें कुमुदनी के फूल, ये 8 चित्रों की अंतिम चित्रमाला है। किसकी, कुमुदनी की फूल। अब देखिए चित्रों में क्या है इनके फेमस, तो अजितारी के लाल नावे, चिनार वृक्ष, बगीचे में महिलाएं, सनराइज, कई बार पूछा है सनराइज, वाटर लिली, ला तो ला ग्रेन्युलर, राउइन कैथेड्रल, क्या है रूइन कैथेड्रल भी बोलते हैं, रुआ का गिरजाघर ये वाला जो है, वुमन विद पैरासोल और हाउस ऑफ पार्लियामेंट, इनके क्या है बहुत फेमस चित्र हैं, जिसमें सनराइज तो कई बार आया है। फिर एडवर्ड देगा, तो देखिए देगा एक प्रभाववादी चित्रकार एवं ख्याति प्राप्त मूर्तिकार थे। देगा की प्रभाववादी चित्रकारी जिनकी मानवाकृतियां व्यक्तित्व के लिए, जैसे धोबिन, वेश्याएं, नर्तकी, नौकरानियां, शिक्षाचारी मनुष्य एवं लिपिक आदि इनके चित्रों के विषय रहे। और शहरी जीवन के ऐसे दृश्य जो कि जलपान गृहों, नाटक गृहों, नृत्य गृहों और घुड़दौड़ के मैदान, दुकान, बगीचे तथा प्रतिष्ठित व्यक्तियों के गृह को बैठकों में पाए जाते हैं, क्या है बहुत फेमस। और चित्र इनके कौन कौन से हैं, तो दिए को मलती रुई के बाजार, ओरलिन्स, बेलिल परिवार यानी बेली परिवार भी कई जगह आता है, द बैलेट फैमिली, द बैलेट क्लास, बैलेट डांस, द बैलेट डांस। फिर क्या है द अवेस्टिथ यानी बियर बार और द टब, इनकी क्या है फेमस कृतियां हैं। मूर्तियों में क्या है इनकी, जैसे तरुण नर्तकी, दौड़ने वाला घोड़ा, और इनकी मृत्यु 1917 अंध अवस्था में हुई। क्या थे ये बाद में नेत्रहीन हो गए थे, यानी नेत्रहीन का मतलब दृष्टिहीन, उनको दिखाई नहीं देता था। अगले हैं रेनवार, रेनवार के नाम से ज्यादा फेमस है, अगस्तस रेनवार बोलते थे।
ये क्या थे? देगा के समान रेनवार भी प्रभाववादी कलाकार थे। इन्होंने दृश्य के बाह्य रूप के साथ, क्या दृश्य चित्रों के बाह्य रूप के साथ विषय वस्तु जनित निजी भावनाओं को भी चित्रित किया, यानी अपनी निजी भावना। रेनवार ने स्त्री को अधिष्ठात्री देवता माना। क्या है? अधिष्ठात्री देवता यानी पूजनीय माना है। चित्र इनका क्या है? डायना का स्नान, ग्रेकोन वाली स्नानमग्न युवतियां, झूला, देखिए झूला, मूल दाल गलोत, क्या झूला अलग है? द मूल दला गुलेत, बोगीवाल का नृत्य, लंच ऑन द बोटिंग पार्टी, बहुत फेमस है इनकी। देखिए लंच ऑन द ग्रास माने और लंच ऑन द बोटिंग पार्टी रेनवार। पिंक एंड ब्लू, जाइंट, देखिए जाइंट एट पियानो, न्यूड, न्यूड कई बार आता है। न्यूड क्या है? एक इनकी सीरीज है वुमन में, ये क्या है? नग्न औरतों की एक सीरीज पूरी न्यूड वो बना रखी है। गर्ल विद कैट, द आर्टिस्ट फैमिली, ये भी फेमस है, द आर्टिस्ट फैमिली। आरी द लजुक्स लोसेक, डलुज लोसेक, ये विकलांग प्रभाववादी कलाकार थे। इन्होंने क्या कहा? यदि मैं चित्रकार नहीं होता तो शल्य चिकित्सक होता। चित्र इनके क्या है? मैंने यह देखा, मूल रूप, रुवे द मूल शर, क्या है? लुए द मूल सर्कस कनाडो। इसके बाद कुछ अन्य हैं जैसे जेम्स मकनील, ये क्या है? वाल्टर सर्किट, मार्क्स विलियम, मार्क्स स्लेबोट, ये क्या है? अलग अलग चित्रकार हैं जो कि इस यथार्थवादी कला से संबंधित हैं। पिसारो व शिसली हैं, इनका जन्म कहाँ? डेनिस के वेस्ट इंडीज की राजधानी सेंट थॉमस में हुआ था। अल्फ्रेड शिसली, ये पेरिस के रहने वाले थे। अब आ गया हमारा नव प्रभाववाद। नव प्रभाववाद में क्या था कि नव प्रभाववाद ये विज्ञान पर अत्यधिक बल दिया गया, क्योंकि उनका मत था कि उपांश चित्रकला के साथ बनाया जा सकता है और नव प्रभाववाद तक आदमियों व वस्तुओं के सरलीकृत ठोस आकारों द्वारा जीवन के प्रसंगों का परिणाम कारक दर्शाता है। अब देखिए इसमें क्या है? विचार पूर्वक संयोजन करके चित्र विषय में प्रतिपादन में कोई त्रुटि, यानी कि अच्छे से विचार करके फिर बनाया जाता। अब क्या देखिए, शोरा की कला प्रभाववाद से भिन्न नवीन दृष्टिकोण था, जिसको देखकर फेलिफेनियो, क्या है? फेलिफेनियो ने उनकी कला शैली को नव प्रभाववाद, और यहीं से जॉर्ज शोरा जो थी, यहीं से नव प्रभाववाद का माना जाता है। इसको बिंदुवाद या विभाजनवाद भी कहते हैं। क्या अगर आ जाए कि बिंदुवाद कौन किस कला से संबंधित है, तो नव प्रभाववाद कला से, या विभाजनवाद किसे कहते हैं? नव प्रभाववाद को। आइए देखते हैं जॉर्ज शोरा के बारे में। तो जॉर्ज शोरा क्या थे? नव प्रभाववाद के प्रणेता का जो नव प्रभाववाद के प्रणेता थे, उनका जन्म 1859 में हुआ। शोरा के सिद्धांतों से भाववाद, देखिए कौन कौन से? भविष्यवाद और दस्तालकर कलाकार तथा बहौश के कलाकार, बहौश कलाकार आंदोलन भी था, एवं चित्रकारों मोडियान व ग्लैनर को बहुत मार्गदर्शन हुआ। तथा देखिए एगो समतोलाभ अवकाशों के गति विज्ञान के पूर्व सामग्री प्राप्त हुई, यानी एगो समतोलाभ अवकाशों भी इनसे प्रभावित थे। शोरा ने अपने जीवन काल में केवल 6 बड़े चित्र को पूर्ण किया। क्या किया? पूर्ण कर दिया। चित्रों में कौन कौन से हैं? सर्कस, श्रृंगार, मंचन, नृत्य, विभिन्न मुद्राएं। फिर अ संडे आफ्टरनून ऑन द आइसलैंड, क्या है? अ संडे आफ्टरनून ऑन द आइसलैंड, फ्लावर्स इन अ वेस, ओवर ग्राउंड स्लोप, फिशिंग इन द सीन, मॉडल्स और एफिल टावर। अब देखिए इसमें जो ये है संडे आफ्टरनून, ये फिशिंग इन द सीन और एफिल टावर बहुत ही फेमस है इनके, ये कई बार रिपीट हुए हैं अलग अलग परीक्षाओं में। फिर इसके बाद क्या आया? उत्तर प्रभाववाद। प्रभाववाद में 3 प्रभाववाद है, प्रभाववाद, नव प्रभाववाद और उत्तर प्रभाववाद, यानी इम्प्रेशनिज्म, नियो इम्प्रेशनिज्म
एंड पोस्ट इम्प्रेशनिज्म। तो उत्तर प्रभाववाद में क्या गया, इसे पोस्ट इम्प्रेशनिज्म बन गया। उत्तर प्रभाववाद किसी कला विषयवाद का नाम नहीं है और न ही उत्तर प्रभाववाद चित्रकार के समान ध्येय प्रेरित है, यानी कोई एक किसी एक चीज को लेके कोई नहीं है। इनमें एक समानता थी, एक समानता, वे सभी प्रभाववाद से असंतुष्ट थे। आप देखिए क्या थे, प्रभाववाद से जो असंतुष्ट कलाकारों ने जिस कृति को बनाई वो एक समान दिखे, जिसे उत्तर प्रभाववाद कहा गया। और प्रभाववाद के उत्तर काल में उन्होंने व्यक्तिगत विचारों के अनुसार कला को नया मोड़ दिया, जिसके कारण वे उत्तर प्रभाववादी कहे गए। कौन कौन से थे, तो शेजा जी पहले। देखिए शेजा की महानता इसमें है कि इन्होंने सर्वप्रथम नैसर्गिक आकारों को यथार्थ संपूर्ण दृष्टि ज्ञान के पीछे तर्क शुद्धता है और उसका अविरत परिश्रम व निश्चय के साथ आविष्कार किया। इन्होंने नैसर्गिक और यथार्थ दोनों को जोड़ के बनाया। फिर मेरे लिए रंग आकार है, इन्होंने क्या कहा, मेरे लिए रंग आकार है, यानी आकार निर्माण का कार्य करते हैं कौन, रंग। चित्रण क्या है, इन्होंने से चाकू से रंगांकन क्रिया किया, यानी पैलेट नाइफ का यूज किया। चित्र है चाचा डोमिनिक, काला घड़ी, पिता का अपने पिता का व्यक्ति चित्र, फांसी दिए हुए व्यक्ति का मकान। अब देखिए माउंट सेंट विक्टोरिया, कर्टेन, जग एंड फ्रूट बॉल्स, क्या है, स्टिल लाइफ, कर्टेन स्टिल लाइफ, द कार्ड प्लेयर, द बाथर्स, द फ्रूट बास्केट, द क्या है, स्टडी स्कल, द स्टडी स्कल। दूसरे थे वान गोगा, जिसे गोगवा भी कई जगह वान गोगवा करके भी इनको कहा गया है। अब देखिए वान गो, सॉरी गोगवा नहीं, गो, वान गो, वान गो या वान गोगा। इनका जन्म 1853 हॉलैंड के ग्रुट ज्यूटर्न गांव में हुआ था। इनके पिता क्या थे, पादरी थे और यह एकांत प्रिय भाव प्रधान थे, यानी एकांत प्रिय। इनका कहना था कि ईशा सबसे महान चित्रकार थे। कोयले से रेखांकन, भूरे, काले एवं गहरे रंगों से अधिक प्रयोग किया, जिससे चित्र दुख एवं निराश। अब क्या इन्होंने इनकी कला से ही इनकी कला से ही किसने प्रेरणा ली थी, अमृता शेरगिल जी ने भी। उन्होंने विषाद क्या क्या विषाद को डाला। और वान गो के आरंभिक काल को डच काल भी कहा था। ये 1880 से 1886 20 सालों तक कार्य किया, जिसमें से 700 रंगीन चित्र व 1000 से अधिक रेखा चित्र बनाए इन्होंने। चित्र में क्या है, आलू भक्षी, द पोटैटो ईटर्स बहुत फेमस है, पोटैटो ईटर्स बहुत फेमस। पीला वस्तु चित्र, पैर तखी मदिरा गृह के अंतर्गत दृश्य। फिर सरोवर वृक्ष के भाग, ओजेन वाश, नट, आर्मी रूल, घाटी, तारों भरी रात, द स्टारी नाइट बहुत फेमस इनका। फिर सूर्यमुखी का यानी सनफ्लावर, ये क्या है, बहुत फेमस है। जैसे इसके अलावा बेडरूम्स इन अरेल, वाइट फील्ड विद क्राउन, द सिस्टा, ऑलिव ट्री, सोरोइंग ओल्ड मैन। इसमें पोटैटो ईटर और स्टेरी नाइट तथा सनफ्लावर, ये तीन बहुत फेमस है। कौन सा, द पोटैटो ईटर्स और अगला था द स्टेरी नाइट्स और सनफ्लावर। ये तीनों क्या है, इनके बहुत ही फेमस हैं। फिर आ गए पॉल गोगवा, पॉल गॉगिन के भी नाम से भी जाना है। पॉल गोगा का जन्म कब हुआ, 1848। पिता फ्रेंच पत्रकार थे और समाजवादी विचारधारा के, इनको जापानवाद प्रिय का था। क्या है, जो समाजवादी विचारधारा का जो जापानवाद था, ये क्या था, इनको प्रिय था। इनके चित्र हैं जोकेव का देवता से द्वंद्व युद्ध, तावीज, ऑलिव के बगीचे में ईसा, हम कहां से आते हैं, रखवाला, मातृत्व। देखिए नाइट कैफे। अब देखिए इनमें क्या है, पॉल गॉगिन ताहितियन जो कला है,
जब भी आ जाएगा कौन सा, ताहितियन आर्ट से रिलेटेड कोई भी चीज आए तो आप सीधा क्या मारना है, पॉल गॉगिन, या पॉल गोगवा भी कई जगह लिखा था, पॉल गॉगिन। तो ताहितियन वुमन ऑन द बीच, द मून एंड द अर्थ, ये भी बहुत फेमस है इनका। टू ताहितियन वुमन, ये भी फेमस है। तीन इनकी चित्राकृतियां जो ताहितियन से हैं ये फेमस। जग इन फॉर्म ऑफ हेड, ये क्या है, इनकी फेमस चित्र है। फिर अगला आता है हमारा भाववाद। तो भाववाद क्या था, ये एक ऐसा चित्र का वो था जिससे जो मातिस जी के से शुरुआत हुई थी। तो फाव एक फ्रेंच शब्द है, फ्रेंच भाषा का शब्द, जिसका अर्थ होता है जंगली, जंगली। और फ्रांसीसी चित्रकार हेनरी मातिस एक प्रसिद्ध फाववादी चित्रकार थे, उन्होंने इसके संस्थापक सदस्य माना था। फाववाद कोई विशेष शैली नहीं थी, यह प्रभाववाद, घनवाद, अति यथार्थवाद के सामने निश्चित सिद्धांत है, और संयोगवश मातिस को फाववाद का नेतृत्व करना पड़ा। किंतु क्या है, देखिए, किंतु सभी अनुयायियों कला मुख्यतः प्रतीकात्मक थे, और वे प्रभाववादी प्रकाश, वातावरण, नैतिकता और नवी कला के विचार, अलौकिकता, दास्यता से मुक्त होना चाहते थे। यानी कि किसी रूढ़ियों में फंस के नहीं, अलग अलग अपने हिसाब से बनाना। फाववादी जो थे इनका व्यक्तिगत विषय थे, खुद के व्यक्तिगत विषय, किसी एक विषय को लेकर नहीं, व्यक्तिगत। और एक करीब सभी सुदृढ़ व मजबूत शरीर के थे। वे साहित्य, नाट्य या काव्य के विरोध में रुचि नहीं रखते थे, यानी इन्होंने साहित्य और काव्य का विरोध भी नहीं किया। वे साहित्यकारों के संपर्क में भी थे, उनमें स्वाभाविकता संगीत प्रेम था, और ब्राक, फिर ब्लात्मिक, द्यूरफी, मातिस व देरे एवं अच्छे वादक थे। अब देखिए, बहुत से फाववादी चित्रकार अराजक भी थे, कहते कुछ लोग अराजक भी थे और कुछ बहुत ही साहित्य प्रिय एवं काव्य प्रिय थे। अब इसमें जो इसके जन्मदाता है, इस कौन है, हेनरी मातिस। तो हेनरी मातिस का जन्म कहाँ था, लकातो, फ्रांस के लकातो में हुआ। यह एक मूर्तिकार थे, मूर्तिकार भी थे, और मूर्ति में इन्होंने गुलाम का चित्र, शार्लोदा ओदवादा, हरी पट्टी, डॉस, जॉय ऑफ लारेफ, संगीत, पियानो वादक, सफेद पट, औदलश्क, बहुत सारी कृतियां बनाई। और लाल चित्रकलाशक, गर्भ क्या है, ग्रहभार व वायलिन इत्यादि थे। इसके साथ साथ इन्होंने वुमन विद हैट, द जॉय ऑफ लाइफ, ये क्या है, जॉय ऑफ लाइफ नहीं, जॉय ऑफ लाइफ है। ब्लू नूड बहुत फेमस है इनका, ब्लू नूड, हेनरी मातिस। रेड स्टूडियो, द बैक, और इसमें क्या है, द जॉय ऑफ लाइफ। जो जॉय ऑफ लाइफ में हर साल लगभग किसी न किसी परीक्षाओं में आता रहा है। फिर अगले आते हैं मोरिस ब्लामक। तो मोरिस ब्लाम क्या है, इनका जन्म पेरिस में हुआ, और ब्लामक में बौद्धिकता एवं गंभीरता नहीं थी। ये क्या थे, गंभीरता और बौद्धिकता नहीं थी। 12 वर्ष की उम्र में सेन नदी का चित्र बनाया इन्होंने। इन्होंने 20 से अधिक उपन्यास, कविताएं व ऐतिहासिक लेख लिखे, और करीब 300 चित्र बनाए हैं। क्या है, 300 चित्र। इसके अलावा कुछ और भी थे, जैसे आद्रे देरे, रॉल्फी, जॉर्ज रूहो। तो आद्रे देवे की क्या है, दो बहनें, शराबी, सैटरडे, अंतिम भोज, ये क्या है, घनवाद में इन्होंने बनाए हैं। तो इन्होंने अलग अलग उसमें बनाए। तो इस तरह से हमने इतना देखा। आगे भी बहुत से हैं, जैसे घनवाद है और भी कई वाद हैं, इनको भी हम देखेंगे। तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके इसे दोस्तों तक पहुंचाइए। धन्यवाद।